मोनिका घोरडे मुंबई के एक पूर्व जज की बेटी थी। पहले वो फोटोग्राफी के काम करती थी, बाद में उसने परफ्यूम पर रिसर्च चालू किया और वो एक सक्सेसफुल परफ्यूम एक्सपर्ट बन गई। लोग मोनिका को मल्लिकाए खुशबू भी कहा करते थे। बात 2016 की है। उसने जून 2016 में गोवा के पणजी के पास सपना नाम की एक सोसाइटी में 3 बेड के एक फ्लैट किराए पर लिया। मोनिका के विवाह हो चुकी थी, लेकिन कुछ फैमिली कलह की वजह से वो 1 साल से अकेली ही रहा करती थी और वही रहकर अपना परफ्यूम का कारोबार चला रही थी। अपने इस काम की वजह से वो अपने सोसाइटी में काफ़ी मशहूर हो गई थी। उसका बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना जुलना होता था। 6 अक्टूबर 2016 को 9 से 10 बजे के बीच उनकी मेड आती है और मोनिका की अपार्टमेंट की बेल डोर बजाती है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर वो कई बार बेल बजाती है और आवाज़ भी लगाती है तथा दरवाज़ा भी पीटती है, पर अब भी दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। अब वो थोड़ा शक पका जाती है और मुंबई में रह रहे उसके भाई आनंद घोरडे को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। उसके बाद मोनिका के भाई आनंद घोरडे मोनिका के मोबाइल पर कॉल करता है, मगर उधर से कोई फ़ोन पिकअप नहीं करता। उसके बाद आनंद घोरडे मोनिका के एक पड़ोसन को फ़ोन करता है जो कि वही दूसरे अपार्टमेंट में रहती थी और उसके पास मोनिका के फ्लैट के एक एक्स्ट्रा चाबी भी थी। आनंद के कॉल करने के थोड़ी ही देर में डुप्लीकेट चाबी के साथ वो लेडी आ जाती है। फिर वह उस डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो देखती है कि मोनिका बेड पर सीधी लेट कर है और उसके दोनों हाथ पीछे बेड से बंधे हुए हैं तथा कमर से नीचे पूरी तरह नग्न है। वह तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है। थोड़ी ही देर में गोवा पुलिस सपना राजवैली के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। जब सांसों की गति को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि मोनिका जीवित नहीं बची है। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और कमरे की तलाशी ली जाती है। तौज्जुब की बात यह थी कि कमरे में कहीं से भी जबरदस्ती घुसने का कोई सबूत नहीं मिलता है। कमरे में अंडे के छिलके मिले, जिससे पता चलता है कि अंडे भी खाए गए थे। उसके बाद मोनिका के हैंडबैग को चेक किया जाता है, उसमें कुछ सबूत मिल जाए, मगर हैंडबैग में डेबिट कार्ड के बिल के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस सोचती है कि चलो सीसीटीवी के फुटेज को चेक किया जाए ताकि कुछ मिल सके। तो मालूम होता है कि उस सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा अभी लगा ही नहीं है और इस प्लान पर पानी फिर जाता है। फिर पुलिस अपना राजवैली के लोगों से पूछताछ करती है कि यहाँ किसी अजनबी को मोनिका के फ्लैट में आते जाते देखा तो नहीं, पर यहाँ भी पुलिस को किसी से कोई जानकारी नहीं मिल पाती। उसके बाद पुलिस चोरी के दृष्टिकोण से भी जांच करती है, मगर मोनिका के फ्लैट से कोई भी ऐसी चीज़ गायब नहीं हुई थी जिससे यह साबित हो सके कि मर्डर चोरी के इरादा से किया गया हो। अब पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि जब कोई इस फ्लैट में ज़बरदस्ती नहीं आया तो जो भी मोनिका का मर्डर किया या अंदर आया, मोनिका का पहचान कहीं रहा होगा। और सबसे पहले शक जाता है मोनिका के पति भरतराम मनोरुथम पर, जो कि तमिलनाडु के एक कामयाब फोटोग्राफर थे। पुलिस उनसे पूछताछ करती है, पर पूछताछ में कुछ भी जानकारी नहीं निकला जिससे उन पर शक किया जाए। इधर जैसे ही मोनिका की मर्डर की खबर बाहर आती है, पूरे गोवा में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि मोनिका एक जाना माना नाम हो चुका था और बड़े बड़े लोग उसे जानते थे। जो भी इस खबर को सुनता दंग रह जाता। पुलिस ने भी अपने जांच में कोई कोताही नहीं बरती, क्योंकि यह एक चर्चित केस बन चुका था। पूरे देश की मीडिया इस केस को कवर कर रही थी और पब्लिक यह जानना चाहती थी कि आखिर वह मिस्ट्री किलर कौन है। जब मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें पता चलता है कि मोनिका की मौत दम घुटने से हुई है, ये भी पता चलता है कि मोनिका की मौत से पहले दुष्कर्म भी हुआ है। उसके बाद पुलिस इस बात की पता करती है कि कहीं आपसी दुश्मनी की वजह से तो ये मर्डर नहीं हुआ, मगर मोनिका का स्वभाव सभी के साथ दोस्ताना था, जो पुलिस की इस थ्योरी को भी खारिज कर देती है। कुल मिलाकर
पुलिस के हाथ अभी कोई भी सुराग नहीं लग पाया था। वो हर एंगल से इस केस पर जांच कर रही थी, मगर कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। अचानक ही इन्वेस्टिगेशन के वक्त एक पुलिस वाले के मन में ख्याल आया कि कमरे की तलाशी करते समय उसे कुछ डेबिट कार्ड के बिल मिले थे, मगर पूरी तलाशी के दौरान उन्हें कोई भी डेबिट कार्ड नहीं मिला। उसके बाद गोवा पुलिस उस डेबिट कार्ड के बिल को लेकर बैंक पहुंचती है और उस कार्ड के ट्रांजैक्शन के डिटेल निकलवाती है, तो पता चलता है कि 6 अक्टूबर के सुबह 6 बजे ही इस कार्ड के इस्तेमाल पोरवरम के एक एटीएम में किया गया है, जो कि सपना राजवैली से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद पुलिस उस एरिया के एटीएम के सीसीटीवी खंगालती है। जिसने उस कार्ड से पैसे निकाले थे उसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो चुका था। उस तस्वीर को लेकर पुलिस सपना राजवैली जाती है। जैसे ही उस तस्वीर को वहाँ के लोगों को दिखाई जाती है, वहाँ के लोग उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं कि इसका नाम तो राजकुमार है और ये यहाँ का पुराना सिक्योरिटी गार्ड था, मगर चोरी के इल्ज़ाम में 2 महीने पहले ही इसे निकाल दिया गया था। गोवा पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस केस में पुलिस के पास पहली बार एक पहचाना हुआ नाम था। उसके बाद पुलिस राजकुमार की हिस्ट्री पता करती है। पता चलता है कि 21 साल का राजकुमार पंजाब का भटिंडा का रहने वाला है और पहले भी इसके ऊपर चोरी के कई केस दर्ज हो चुके हैं। पुलिस को राजकुमार की सारी जानकारी तो मिल गई, पर पुलिस के लिए एक चैलेंज था कि उसे पकड़ा कैसे जाए। उसके लिए गोवा पुलिस उसके डेबिट कार्ड के अगले इस्तेमाल होने का इंतज़ार करने लगी। उसके बाद कुछ वक्त गुजरता रहा और अचानक से पता चलता है कि अभी अभी बेंगलोर के एक एटीएम से इस कार्ड के इस्तेमाल करके कुछ पैसे निकाले गए हैं। गोवा पुलिस तुरंत बेंगलोर पुलिस से कनेक्ट करती है। बेंगलोर पुलिस उस एरिया के एटीएम के सीसीटीवी चेक करती है जहां से पैसे निकाले गए थे। उस एरिया के एटीएम के फुटेज में भी राजकुमार का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। उसके बाद बेंगलोर पुलिस राजकुमार को फोटो लेकर उस एरिया के एटीएम के आसपास के दुकानों में, होटलों में और लॉज में पड़ताल करती है। थोड़ी देर के बाद में एक होटल के रिसेप्शन पर उस राजकुमार की तस्वीर को पहचान लिया जाता है और आश्वासन मिलता है कि हाँ, इस शक्ल का एक बंदा इस होटल में ठहरा हुआ है, लेकिन वो अब भी किसी जरूरत से बाहर गया हुआ है। तो पुलिस वहीं रिसेप्शन पर राजकुमार का इंतजार करने लगी और ये सभी पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे ताकि अपराधी को कोई भनक न हो। थोड़ी देर बाद राजकुमार जैसे ही रिसेप्शन पर पहुंचता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है, तो मोनिका घोरडे के कत्ल के सिर्फ 2 दिन में ही 8 अक्टूबर 2016 को राजकुमार को एक होटल से अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर उसका नाम पूछा जाता है तो वह स्वीकार करता है कि हाँ, उसका नाम राजकुमार ही है। इसके बाद गोवा पुलिस को खबर मिलती है। उसके बाद गोवा पुलिस बंगलोर पहुंचती है और ट्रांजिट रिमांड पर उसे गोवा लेकर आती है। अब उसे पूछताछ होती है और राजकुमार अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जब उससे पुलिस पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो पूरी कहानी बता देता है जो इस प्रकार थी। आज से करीब 4 महीना पहले यानी जून 2016 से शुरू होती है। 39 साल की मोनिका घोरडे अपनी परफ्यूम के कारोबार के घर से गोवा में आती है, जिसके लिए गोवा में मोनिका ने भाड़े का घर ढूंढना शुरू किया। 7 जून 2016 को मोनिका पणजी के पास सनगुल्डा में सपना राजवैली सोसाइटी में एक फ्लैट देखने के लिए पहुंची। सोसाइटी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार मोनिका को मिलता है। उसके बाद राजकुमार मोनिका को फ्लैट दिखाता है। फिर बाद में मोनिका वहां से चली जाती है। मगर हुआ यूं कि राजकुमार को फ्लैट दिखाने के दौरान मोनिका से प्यार हो जाता है और उस पर बुरी तरह फिदा हो जाता है। फिर 4-5 दिन के बाद एक गाड़ी सपना राजवैली के गेट पर आकर रुकती है। राजकुमार गेट ओपन करता है तो देखता है कि मोनिका अपनी सामान के साथ वहां पहुंची है। मोनिका राजकुमार को बताती है कि जो फ्लैट उसने दिखाया था वो फ्लैट उसने ले लिया है। राजकुमार ये बात जानकर अंदर ही अंदर वह बहुत खुश होता है और मोनिका का सामान उसके फ्लैट तक पहुंचाता है।
इन बीते हुए 4-5 दिन राजकुमार के दिल दिमाग पर सिर्फ मोनिका ही छाई रही। उसके बाद राजकुमार और ज़्यादा मोनिका से मिलने और एक झलक देखने का तरीका ढूंढने लगा। क्योंकि वह एक सिक्योरिटी गार्ड था, इसलिए उसे ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा था। फिर उसने मैनेजमेंट से बात की और कहा कि वह ड्यूटी के बाद सोसाइटी के लोगों के गाड़ी सफाई करना चाहता है, और वहाँ के मैनेजमेंट ने उसकी बात मान भी लिया और उन्हें भी लगा कि चलो इससे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और राजकुमार थोड़ा एक्स्ट्रा रुपया भी कमा लेगा। पर राजकुमार के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह मोनिका के फ्लैट पर पहुंच जाता है और मोनिका को बताता है कि अब वह गाड़ी भी साफ़ करेगा। मोनिका भी मान जाती है और गाड़ी साफ़ करने को कह देती है। अब राजकुमार मोनिका का गाड़ी साफ़ करने लगा और गाड़ी की चाबी लेने और देने के लिए मोनिका के फ्लैट में चला जाता और मोनिका का एक झलक भी पा लेता। मगर एक समय आता है, इसी गाड़ी की सफाई की वजह से राजकुमार की नौकरी चली जाती है। हुआ ये कि मोनिका की गाड़ी से उसकी छाता एक दिन गायब हो गया। मोनिका राजकुमार से पूछती है, पर वह इनकार कर देता है। उसके बाद मोनिका राजकुमार की शिकायत सोसाइटी के मैनेजमेंट से कर देती है। वहाँ के मैनेजमेंट इस बात को नोटिस में लेता है और इस मामले की छानबीन शुरू कर देता है। फिर पता किया जाता है कि मोनिका के गाड़ी को किसने खोला, तो पता चलता है कि मोनिका के गाड़ी को मोनिका के अलावा सिर्फ राजकुमार ही खोलता था। उसके बाद गार्ड रूम की तलाशी ली जाती है और मोनिका का छाता वहाँ से बरामद हो जाता है। उस सोसाइटी से पहले भी लोगों के सामान चोरी होने का खबर रहती थी। फिर छाता मिलने के बाद सारा शक राजकुमार पर ही जाता है। इसी के बाद 22 जुलाई 2016 को राजकुमार को चोरी के इल्जाम में नौकरी और सपना राज वैली से निकाल दिया जाता है, क्योंकि राजकुमार मोनिका पर बुरी तरह फिदा था और उसी ने उसे नौकरी से निकलवा दिया। तो इस बात ने राजकुमार के अंदर एक अजीब सी आग और गुस्सा भर दिया। इसके बाद राजकुमार वहां से चला जाता है और कुछ दिन वहीं गोवा में पोंडा इलाका में मजदूरी का काम करता है। इस दौरान वह 2 बार मोनिका से मिलता है और चोरी की शिकायत वापस लेने को कहता है, पर मोनिका साफ मना कर देती है। कुछ दिन वह मजदूरी करने के बाद गोवा को छोड़ देता है, नौकरी के तलाश में चेन्नई चला जाता है। फिर वहां से मुंबई पहुंच जाता है, फिर पुणे। हर जगह वह छोटी मोटी मजदूरी करके अपना पेट पालता है, मगर कहीं भी उसे ढंग की नौकरी नहीं मिलती। तो वापस अक्टूबर 2016 को गोवा पहुंच जाता है। वह इस बार गोवा कुछ प्लान करके आया था। उसके मन में वही नफरत थी, उसके सीने में बदले का आग धधक रही थी। उसके बाद राजकुमार 3 अक्टूबर 2016 को दोपहर को सपना राज वैली में पहुंचता है, जहाँ वह पहले नौकरी करता था। वह मेन गेट से सोसाइटी में दाखिल हो जाता है और संयोगवश कोई भी उसे अंदर आते हुए नहीं देखता। फिर वह मोनिका के अपार्टमेंट के नीचे पहुंच जाता है, मगर वो देखता है कि मोनिका का कार वहां पार्क नहीं है। तो वह समझ जाता है कि मोनिका घर पर नहीं है। अब राजकुमार वहां से जाने के बजाय वहीं रुककर मोनिका का आने के इंतजार करने लगता है। उसे पकड़े जाने का भी डर था, तो वह चोरी छुपे वह अपार्टमेंट के छत पर चला जाता है, क्योंकि पहले वहां काम कर चुका था, इसलिए सारे रास्ते उसे पता थे। छत पर सामान्यतः कोई आता जाता नहीं था, वह अक्सर खाली ही रहता था। अब वह छत पर रुककर मोनिका का इंतजार करने लगा। वह कई बार छत से नीचे आता और मोनिका के गाड़ी चेक करता, मगर 3 अक्टूबर बीत जाता है पर उसे मोनिका की गाड़ी दिखाई नहीं देती। उसके बाद अगला दिन 4 अक्टूबर को भी मोनिका की कार नहीं आई। अब 5 अक्टूबर आ जाता है। 5 अक्टूबर को भी सुबह से कई बार वह मोनिका का कार चेक कर चुका था, मगर उसे कार दिखाई नहीं दी। छत पर रुके हुए अब लगभग उसे 2 दिन बीत चुके थे। न तो कुछ खाने को था, न ही पीने को। इस दौरान कई बार उसने मन बनाया कि वह वहां से चला जाएगा, मगर वह अपने मन में कुछ सोच कर आया था और वह उसी समय में 48 घंटे से ज़्यादा भूखे प्यासे छत पर बिता दिया। 5 अक्टूबर 2016 को दोपहर एक बार फिर वह नीचे आया तो उसने देखा कि मोनिका की गाड़ी पार्किंग में खड़ी है। इसका मतलब कि मोनिका आ चुकी है।
फिर वह छत पर चला गया और रात को होने का इंतज़ार करने लगा। उसके बाद वह शाम 6 बजे छत से नीचे उतरता है और मोनिका के फ्लैट के दरवाजे का बेल बजाता है। मोनिका पूछती है कि कौन है, तो वो अपने आप को सिक्योरिटी सुपरवाइज़र बताता है। उसके बाद मोनिका दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही मोनिका दरवाज़ा खोलती है, राजकुमार जोर से उसे पीछे से धक्का दे देता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। मोनिका कुछ समझ नहीं पाती। इतने में वह चाकू निकाल कर मोनिका को धमकाते हुए कहता है कि अगर शोर किया तो चाकू मार दूंगा। फिर भी मोनिका जोर से चिल्लाती है तो राजकुमार अपने हाथों से उसका मुंह दबाते हुए उसे बाथरूम में ले जाता है। फिर डरा धमका के उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद वह चाकू के जोर पर उसे बेडरूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटाता है और पहले उसके दोनों हाथ पीछे बेड पर बांध देता है, फिर उसके दोनों पैरों को बेड पर बांध देता है। राजकुमार चाकू के नोक पर उससे पैसे मांगता है। मोनिका बहुत डरी हुई थी और कहती है पर्स में जितने पैसे हैं सब ले लो। उसके बाद राजकुमार पर्स चेक करता है तो पर्स में 4000 रुपये निकलते हैं, मगर राजकुमार का मन उससे नहीं भरता और उससे और पैसे मांगता है। तो मोनिका बोलती है कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो तुम मेरे पर्स से डेबिट कार्ड ले लो और ATM से पैसे निकाल लेना। मगर राजकुमार को डेबिट कार्ड से पैसे निकालना नहीं आता था, तो बाकायदा मोनिका उसे पैसे निकालने का तरीका भी सिखाती है कि ऐसे कार्ड लगाना है, भाषा सेलेक्ट करना है, फिर पिन नंबर डालना है। डेबिट कार्ड का पिन नंबर भी बता देती है। मोनिका को लगता है कि अब राजकुमार यहाँ से चला जाएगा, मगर राजकुमार पैसे और कार्ड लेकर वहाँ से उठता है और कपड़ा लेकर मोनिका के मुंह में ठूस देता है और हाथ पांव बांधने और मुंह में कपड़ा ठूसने के जब उसे तसल्ली हो जाती है कि अब वह कुछ कर नहीं सकती, तो बड़े इत्मीनान से वहाँ से किचन को जाता है और फिर फ्रिज से पानी निकालता है और पानी पीता है, अंडे निकालता है, फिर उसे उबालता है, फिर इत्मीनान से उसे खाता है। उसे कोई जल्दी नहीं थी, वो बड़े आराम से खा पी रहा था क्योंकि उसे पता था कि मोनिका उस फ्लैट में अकेले ही रहती है। वो बड़े ही इत्मीनान से फ्रिज से आइसक्रीम और चॉकलेट का मज़ा लेता है। 2 दिन से जो वह छत पर भूखा प्यासा था, वो अपनी भूख प्यास मिटाता है। इस सब ड्रामे में रात के 12 बज चुके थे। जब उसका पेट भर गया तो वह मोनिका के पास पहुंचता है। फिर वह मोनिका का फ़ोन लेता है, उसमें स्क्रीन लॉक लगा था। वह फिर चाकू के दम पर पासवर्ड पूछता है। मोनिका उसे पासवर्ड बता देती है। इसके बाद राजकुमार मोनिका के मोबाइल में पोर्न साइट खोलता है और ज़बरदस्ती उसे 3 अश्लील फिल्म दिखाता है। मोनिका एकदम बेसुध सी हो चुकी थी। अब उसे लगा था कि राजकुमार उसे छोड़ने वाला तो नहीं है। उसके बाद राजकुमार मोनिका के दोनों पैर खोल देता है और कमर से नीचे सारे कपड़े उतार देता है और फिर वह अपने उस अरमान को पूरा करता है जो पहले दिन से ही उसके मन में था। जब पहली बार मोनिका को उसने देखा था, अब वह मोनिका का बलात्कार करता है। अब तक रात के 2-2:30 बज चुके थे। वह लगभग 8 घंटे से मोनिका के कमरे में था। जब उसका मन भर गया तो वह घबराया, क्योंकि उसको पता था कि मोनिका राजकुमार को अच्छी तरह से जानती है। अगर वह बात किसी को बताई तो वह पकड़ा जाएगा। उसके बाद वह वहीं से तकिया उठाकर मोनिका का मुंह दबाने लगा और तब तक दबाता रहा जब तक मोनिका की सांसें थम नहीं गई। फिर वह आराम से उठा और बाथरूम में गया। उसे अब कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। वह सेव किया, फिर नहाया। 6 अक्टूबर 2016 के सुबह 3 बजे अंधेरे में चोरी छुपे दबे पांव वह वहाँ से निकल गया। फिर वह सुबह 6 बजे ATM से पैसे निकालने के बाद वह बेंगलोर चला गया, जहाँ से पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। उसकी ये कहानी सुनने के बाद सारे पुलिस वाले हैरान थे। जिस तरह से वह रेप और मर्डर किया था, उसके बाद वह पुलिस राजकुमार के खिलाफ सारे एविडेंस इकट्ठा करती है और भारतीय दंड विधान के तहत 302, 376, 352 के चार्ज लगाकर 6 जनवरी 2017 को कोर्ट में 228 पेज की चार्जशीट दाखिल करती है।